Hello students, welcome to Allen Online Programs. I hope everybody is doing great. और अपकमिंग साइंस एग्जाम के लिए सब प्रिपेयर कर रहे हैं, पूरा सिलेबस सबने देख लिया है, रिवाइज कर लिया है एंड प्रैक्टिस कर रहे हैं. आई होप सो. और यहाँ पे इस लेक्चर में हम फॉर्मूले एंड डायग्राम्स जो भी इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स से रिलेटेड वो डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लाइट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. उसमें हमें पता है सबसे पहले स्फेरिकल मिरर्स की बात करनी चाहिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच हैपेंस ऑन स्फेरिकल मिरर्स. अब स्फेरिकल मिरर्स में आपको पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में कभी कभी यूज आ जाता है दैट फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. और आप ये भी बोल सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ. देन मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर. इमेज डिस्टेंस, distance of image from pole of the mirror. Object distance, distance of object from the pole of the mirror और focal length of the mirror. तो उसके लिए मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे न्यूमेरिकल्स में. 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ये आपका मिरर फॉर्मूला है. नाउ नेक्स्ट मैग्निफिकेशन एक रेशियो है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का. मैग्निफिकेशन डिनोटेड बाय स्मॉल m जनरली इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये रेशियो है. ओके अगर आपको कंफ्यूजन होती है H1 H2 से तो आपको ये यूज करना चाहिए हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HI बाय HO से. ओके नाउ अगर आपकी हाइट ऑफ इमेज H2 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट H1 है तो मैग्निफिकेशन हो गया H2 बाय H1. इसके अलावा इसको एक और फॉर्मूला से हम डिराइव और यू कैन से सिंपली से एक और फॉर्मूला से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, -v/u. ओके मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u. इसीलिए हम ये वाला पार्ट कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज कर पाते हैं बिकॉज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u. फाइन. नाउ अब मैग्निफिकेशन की बात करें तो आपको ये नंबर कई बार +3, -1, +1 इस तरह से दिखता है. ओके साइन के साथ. तो मैग्निफिकेशन के दो पार्ट्स हैं, साइन और मैग्नीट्यूड. ओके साइन प्लस और माइनस. प्लस से पता पड़ता है कि जो इमेज बनी है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है और माइनस से पता लगता है कि जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है. अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें यानी कि सिर्फ नंबर, ओके इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है जहां पे हम साइन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नंबर. ये रिप्रेजेंट करता है साइज ऑफ इमेज. अगर ये नंबर लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड इमेज है यानी कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से छोटी है. देन अगर ये नंबर इक्वल टू 1 आ जाता है यानी मैग्निफिकेशन 1 है तो इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज सेम है. ओके देन अगर ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, इन दैट केस मैग्निफाइड इमेज है यानी कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, एनलार्ज्ड इमेज है. ओके देन साइन कन्वेंशन की बात करते हैं. साइन कन्वेंशन में आपको पता होना चाहिए, एक कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है फाइन. इसमें रूल्स फिक्स्ड रहेंगे. ओके ये हो गया आपकी प्रिंसिपल एक्सिस. फाइन. ये हो गया पोल. फाइन. अब देखो ऑब्जेक्ट को हम जनरली लेफ्ट साइड पे रखते हैं. ओके नाउ ये है आपकी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन. ये क्या है? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन. इसको पॉजिटिव लिया जाता है. डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ओके हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है. ओके अब अगर आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करोगे फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस पोल ऑफ द मिरर से ही मेजर करी जाती है. ओके सो देखो ये है पोल. अब इसको आप मेजर करोगे, ये डायरेक्शन उल्टा रहेगा. ओके दैट मीन्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. तो जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा. ओके क्योंकि आपने इसको पोल से ऑब्जेक्ट तक मेजर किया. ओके पोल से ऑब्जेक्ट तक मेजर करा और ये डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे से, तो ये नेगेटिव हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सब में मिरर ले लो, लेंस ले लो, हम नेगेटिव ही रखने वाले हैं. ठीक है क्योंकि हम जनरली कंसिडर करेंगे कि लेंस हो या मिरर हो, ओके ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट साइड में रख रहे हैं. फाइन. ये हम जनरली कंसिडर करते हैं इसीलिए. नाउ अब अगर हम आगे बढ़े तो देखो इमेज दो जगह बन सकती है, या तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन जाएगी या बिहाइंड द मिरर बन जाएगी. अगर कहीं पे इमेज इस तरह से यहाँ पे बन जाती है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये हो गई आपकी इमेज. ओके नाउ अब देखो इसको आप
along the direction which is opposite to the direction of incident ray मेजर कर रहे हो, यानी कि इसको भी आप इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही मेजर कर रहे हो फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। कहाँ से मेजर करोगे तो आप पोल से ही। ओके, तो ये इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाएगी साइन में। अगर मान लो इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, जनरली वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही होगी वो इमेज मान लेते हैं यहाँ बनी है। तो जब आप इस इमेज का डिस्टेंस मेजर करोगे फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, इसका जो डायरेक्शन है डिस्टेंस मेजर करने का फ्रॉम पोल, ये देखो ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ही है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये पॉजिटिव है। तो ये इमेज डिस्टेंस जब आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है तब पॉजिटिव हो जाती है मिरर्स के केस में। फाइन, नाउ अब नेक्स्ट चीज, अगर हम बात करें किसकी, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट की, अगर आपका जो डिस्टेंस है आप अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर कर रहे हो तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर कर रहे हो, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये चीजें याद रखना, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, लेंस फॉर्मूला की बात करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फाइन, देन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है मिरर फॉर्मूला से। मिरर फॉर्मूला में प्लस था, यहाँ माइनस है। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली। ओके, मैग्निफिकेशन का रेशियो वही है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे इट इज इक्वल टू प्लस v बाई यू, माइनस v बाई यू नहीं, प्लस v बाई यू, ठीक है, मिरर से अलग। फाइन, तो ये वाला पार्ट आप यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पावर ऑफ लेंस इज 1/f, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर इज 1/f, इसकी ऐसा यूनिट डायप्टर होती है। ओके, यहाँ पे फोकल लेंथ मीटर्स में होना चाहिए व्हेन यू आर यूजिंग 1/f। अदरवाइज अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है आप 100/f यूज करो, ठीक है। ओके, अब लेंस के केस में भी जब आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो आपको बस ये याद रखना डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे कौन सा है। ओके, और हमेशा जो आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाएंगे, ठीक है, और उस हिसाब से आप अपना साइन डिनोट कर सकते हो। फाइन, नाउ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, सबसे पहले करंट इज डिनोटेड बाय I विच इज इक्वल टू Q बाई टी। I इज इक्वल टू Q बाई टी। I क्या है, इट इज इक्वल टू Q बाई टी। फाइन, देन Q क्या है इसमें, इट इज चार्ज विच इज मेजर्ड इन कुलम्स। चार्ज को कुलम्स में मेजर किया जाता है। फाइन, एंड टाइम T सेकेंड्स, ऐसा यूनिट टाइम की सेकेंड्स है। ओके, तो चार्ज की ऐसा यूनिट कुलम्ब हो गई डिनोटेड बाय C, टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड हो गई। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पेयर भी कहलाती है और कुलम्ब पर सेकेंड भी कहलाती है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाई क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस भी इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है, V इक्वल्स टू W बाई क्यू। W आपका वर्क डन है, Q आपका चार्ज है। ओके, सो V इज इक्वल टू W बाई क्यू। इससे आप W या Q भी निकाल सकते हो, बट फॉर्मूला याद रखना चाहिए। V इज इक्वल टू W बाई क्यू। W इज द वर्क डन, Q इज द चार्ज एंड V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो, वेयर V आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा, और इसकी ऐसा यूनिट होती है पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। R इज इक्वल टू V बाई आई। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय R, इट इज इक्वल टू V बाय आई। V आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, I आपका करंट हो गया, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपन ओम्स लॉ की बात करें, हमें पता है बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो इसी से हमने R इज इक्वल टू V बाय आई निकाला है ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। और इसके अलावा R इज इक्वल टू रो L बाय A, जहां पे रो आपकी रेजिस्टिविटी है। ओके, और अगर आप R को इधर मल्टीप्लाई कर दो A से, ओके, मीन्स A इधर चला जाएगा। ओके, RA, और आपका जो L है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तब उस केस में रेजिस्टिविटी यानी कि रो का फॉर्मूला हो जाएगा RA बाय L। डू नॉट फॉरगेट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट है वो है ओम, और रेजिस्टिविटी की SI यूनिट है ओम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, जिसको हम ये रो से डिनोट करते हैं RA बाय L। इलेक्ट्रिक पावर इज P इक्वल टू V इंटू I, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, P इक्वल टू V इंटू I। अब अगर अपन इस तरह से इसको लिखना चाहें, हमें पता है पावर इज इक्वल टू V इंटू I। अब मुझे पता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इनपुट्स दे के फॉर्मूला को ऑल्टर कर सकती हूँ, ठीक है, दूसरे तरीके से लिख सकती हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो
यहाँ पे हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं V की वैल्यू आई आर पुट कर दूँ, और I तो है ही, तो पावर हो गया आई स्क्वायर आर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं I की वैल्यू V बाय आर पुट कर दूँ, क्योंकि I को V बाय आर भी तो लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाओ, R को डिवाइड हो जाएगा तो V बाय आर, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर। तो हमें मिल गए पावर के फॉर्मूला VI, V स्क्वायर बाय आर और I स्क्वायर आर। ओके, अब पावर की जो SI यूनिट होती है वो वॉट होती है। ठीक है, इसको हम, अगर मैं V को वोल्ट, V की यूनिट रख दूँ वोल्ट और I की यूनिट रख दूँ एम्पेयर, तो वोल्ट इंटू एम्पेयर भी होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं। सबसे पहले तो याद रखना एक बात, दैट पावर जब भी आपको निकालनी हो, जब भी आपको पावर निकालनी हो, आप वर्क डन बाय टाइम कर सकते हो, या एनर्जी बाय टाइम लिख लो, या वर्क डन बाय टाइम लिख लो, और एनर्जी को निकालने के लिए पावर इनटू टाइम कर लो। ये याद रहेगा तो इजी हो जाएगा। अब एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम, एज अ सेड। तो पावर की जगह आप VI पुट कर दो, VI इंटू टी, तो VIT भी आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला। ऐसा यूनिट हो गई जूल। ना अब अगर हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ढंग से आपने पढ़ा है तो उसमें एक फॉर्मूला हमारा निकल के आता है, दैट H इज इक्वल टू, यानी कि हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। ठीक है, इसकी भी ऐसा यूनिट जूल्स होती है। इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, अगर आप यहाँ पे आई स्क्वायर आर की जगह जो एनर्जी है वो V स्क्वायर बाय आर ले लो। ओके, जो पावर है, सॉरी, जो पावर है वो V स्क्वायर बाय आर ले लो इंटू टी। ओके, पावर की वैल्यू अगर हम V स्क्वायर बाय आर रखें, फॉर्मूला V स्क्वायर बाय आर, तो इंटू टी, तो H क्या लिख सकते हैं? H को V स्क्वायर बाय आर इंटू टी भी लिखा जा सकता है। ओके, V स्क्वायर बाय आर, ये पूरा इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, पावर इंटू टाइम, तो आपको हीट एनर्जी इस तरह से भी कैलकुलेट करने को मिल सकती है। फाइन। नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर हम सीरीज की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है, सीरीज मतलब रेजिस्टर्स इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ओके, एक पॉइंट कॉमन होता है और एक अलग होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का भी एक पॉइंट कॉमन है। फाइन, तो याद रखना, जैसे ये 3 रेजिस्टर्स हैं, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 सिंपली ऐड कर दो। अगेन, अगर आपके रेजिस्टर्स इस तरह से पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ओके, इस तरह से पैरेलल में कनेक्टेड हैं, यानी कि दोनों पॉइंट्स कॉमन है तीनों रेजिस्टर्स के, R1 R2 R3, उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RP, ओके, इज गिवन बाय, ओके, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो RP है, बट फॉर्मूला है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, अब इसको कैलकुलेट करके आपको रेसिप्रोकल करना होगा ताकि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल जाए। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। सो सी, अब हम क्या करने वाले हैं, हमने जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे कवर कर लिए हैं, अब हम डायग्राम्स पे आ गए हैं। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर सिंपली एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम रे डायग्राम बना लें तो ये तो हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फाइन, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे। फाइन, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से ये रे रिफ्लेक्ट हुई तो ये रिफ्लेक्टेड रे। ये है इंसिडेंट रे, क्या है ये? इंसिडेंट रे। ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, क्या है ये? रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट पे, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट गिरी, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फाइन, नाउ अब यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो। ओके, दिस नॉर्मल, ये जो नॉर्मल हमने ड्रॉ करी है यहाँ पे, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है सरफेस से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, इसमें आपको याद रखना है कॉन्केव मिरर इस तरह से होता है। ओके, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स होता है। ओके, ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो लाइट इधर की साइड गिरेगी। ठीक है, अब अगर हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर की बात करें तो इसमें 6 केसेस हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो लाइट रेज इस तरह से पैरेलल आएंगी उससे। ठीक है, कॉन्केव मिरर में एक और बात याद रखनी है, आपको इसके डिनोशंस अच्छे से याद रखने हैं। देखो, ये तो हो गया कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोशिश करना ये डिस्टेंसेस ऑलमोस्ट इक्वल हो। ओके, नाउ सी,
अब अगर हम यहाँ पे बात करें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो पैरेलल रेज आएंगी, ओके। इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे इंसिडेंस होगी, यानी कि फोकस, क्योंकि हमें पता है जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल में आती है, इंसिडेंट होती है मिरर पे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस के थ्रू निकलती है, ठीक है। तो ये निकली फोकस से। नाउ अब ये जो इमेज है वो हाईली डिमिनिश्ड एट फोकस एफ बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी, आप इसको स्क्रीन पे ले सकते हो। अब अगर अपन बियॉन्ड सी की बात करें, सेकंड वाला जो केस है, अगेन ये आपका कॉन्केव मिरर है, ओके। आपका जो ये है ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, यानी कि यहाँ पे इस साइड, ठीक है, इसका नाम रख सकते हो आप ए बी, फाइन। अब जो रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे फोकस से मूव करेगी, ठीक है, ये हमें पता है। और जो रे फोकस से जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से मूव करेगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगी, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुए, ओके। तो यहाँ पे जो ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो इंटरसेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये आपकी इमेज बन गई, क्या बन गई, इमेज, ओके। आप ऐसे इसको ज्वाइन कर दो, इंटरसेक्टेड जो रेज हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेज जो इंटरसेक्ट हो रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद, वहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। हमेशा दो रूल्स तो चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इमेज। अब देखो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ, और ये ऑब्जेक्ट से साइज में छोटी है तो डिमिनिश्ड, एंड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इन्वर्टेड, एंड रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रहे हैं तो रियल, ओके। मूविंग फर्दर, अब अगर आपका ऑब्जेक्ट एट सी है, ये रहा, तो इमेज भी एट सी बनेगी। यहाँ पे देखो ये आपकी रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस के थ्रू मूव कर गई। ये वाली जो है, अब ये एक और रूल है, देखो अगर आपकी रे इस तरह से जा रही है कि वो कुछ एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से टूवर्ड्स पोल जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे है वो सेम एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, ओके, और ऐसे निकल जाएगी। अब यहाँ पे ये रेज मीट कर रही हैं तो यहाँ पे आ गई आपकी इमेज, ये पोजीशन भी एट सी है, सेम साइज है दोनों का, ऑब्जेक्ट और इमेज का, और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है तो इन्वर्टेड है और रियल है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन सी एंड एफ है, तो देखो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, फाइन। तो यहाँ से जो रे गई, ये जो रे गई ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से मूव करेगी। जो रे इस तरह से ऑब्लिकली गई टूवर्ड्स पोल मेकिंग सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये सेम एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से आफ्टर रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे दे विल मीट, ओके। अब यहाँ पे आपने इमेज बना दी। अब ये इमेज है बियॉन्ड सी है, इस साइड है सी के, ओके। तो बियॉन्ड सी एनलार्ज्ड है, यानी कि ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, और लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रहे हैं तो रियल है। अब आगे बढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अब आपका फोकस पे है, ओके। तो जो रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे मूव कर गई, ठीक है, थ्रू फोकस। जो रे ऐसे गई ओब्लिकली मेकिंग सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल बनाया प्रिंसिपल एक्सिस और ऐसे निकल गई, पोल से निकली है ऑब्वियसली, ओके। यहाँ पे यहाँ से पोल से रिफ्लेक्ट होकर निकली है। अब देखो ये दोनों तो पैरेलल है, यानी कि अगर ये मीट करेंगी तो कहीं इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी, ठीक है, तो इमेज भी इन्फिनिटी पे बनेगी। अब ये जो साइज ऑफ इमेज है ये हाईली एनलार्ज्ड है, क्योंकि बहुत नीचे होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये हाईली एनलार्ज्ड होगी। रियल एंड इन्वर्टेड, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ही बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ओके। नाउ अब अगर आपका ऑब्जेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, बिटवीन पोल एंड फोकस है, तो उस केस में जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से मूव करेंगी। जो रे इस तरह से निकल रही है टूवर्ड्स पोल जा रही है, कुछ एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो सेम एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से और ऐसे निकल जाएगी। अब ये रिफ्लेक्टेड रेज इस साइड डाइवर्जिंग है तो यहाँ तो मीट नहीं करेंगी। इनको अगर हमने ट्रेस किया बैकवर्ड्स तो ये यहाँ पे अपीयर टू मीट करेंगी, ऐसा लगेगा कि दे आर मीटिंग, दे आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यू कैन से, ऐसे भी लग सकता है कि वो इस पॉइंट से निकल रही हैं। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में तो मीट कर नहीं रहे, दे अपीयर टू मीट, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपकी बन गई इमेज, एंड दिस इमेज इज बिहाइंड द मिरर। बड़ी है ऑब्जेक्ट से, एनलार्ज्ड है, बट ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, दे अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। तो हम इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि ये वर्चुअल इमेजेस को स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो, ये इरेक्ट है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये तो हो गए आपके कॉन्केव मिरर के केसेस। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, सबसे पहले तो कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से बनेगा, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड आउटवर्ड्स रहेगा इस साइड,
ओके, कर्व्ड आउटवर्ड्स। या अगर ऑब्जेक्ट अपन इस साइड रखने की कोशिश करें तो आप इसको इस तरह से बनाना, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स है। ओके, अब देखो आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, फोकस इस साइड होता है बिहाइंड द मिरर यहाँ पे, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट इस साइड रखा जाएगा, ठीक है, इन जनरल। नाउ सी, अब देखो ऑब्जेक्ट अगर आपका इन्फिनिटी पे है तो उस केस में ये जो रेज गई, ये गई पैरेलल, क्योंकि ऑब्जेक्ट से निकल के आ रही है, पैरेलल रेज ही है। ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल गो लाइक दिस, फाइन। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे निकलेंगी, क्यों ऐसे निकलेंगी? देखो क्या हो रहा है, ये आपका जो मिरर है ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये बना दी हमने प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ये इस साइड नहीं लगेंगे, हो गई ना गलती, ये इस साइड नहीं लगते हैं, ये दूसरी साइड लगते हैं, बिहाइंड द मिरर रखते हैं, क्योंकि कर्वेचर इस साइड रहेगा। ओके, तो ये रहा आपका पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, कोशिश करना कि ये जो डिस्टेंसेस है ऑलमोस्ट सेम हो, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के, और एक और कोशिश करना है इनको पूरा अच्छे से क्लियर, नीट एंड क्लीन स्केल के थ्रू बनाओ, ठीक है। नाउ अब मान लो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ओके, ये होगा आपका सेकंड केस, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। अगर अपन पहला केस लें, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो उससे तो पैरेलल रेज आएंगी, तो ठीक है, ये आई पैरेलल रे। ओके, अब ये क्या करेगी, ये जो रे है ना वो ऐसे निकलेगी। ओके, तो ऐसा लगेगा ये फोकस से आ रही है, फाइन, एक्चुअल में नहीं आ रही है, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। अगेन ये भी पैरेलल आएगी और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू मीट, एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे, तो ये हो गई आपकी इमेज। यही हमने यहाँ पे दिखाया है, ये लाइट रेज ऐसे निकली, जब इनको बैकवर्ड्स ड्रॉ करा, दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, यानी कि यहाँ पे ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं बट फोकस पे मिल रहे हैं। ओके, नॉट एक्चुअली, जस्ट अपीयर टू मीट। तो ये हो गया फोकस पे आपकी इमेज, बिहाइंड द मिरर ही है, मिरर के पीछे है। ओके, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड है, बहुत छोटी और पॉइंट साइज्ड है, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ये लाइट रेज एक्चुअल में तो मीट कर नहीं रहे, दे अपीयर टू मीट, इनको स्क्रीन पे ले नहीं सकते हो आप इस इमेज को, तो ये वर्चुअल है और इरेक्ट बनेगी। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, यानी कि कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है पोल से, तो उस केस में जो रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस से, ये देखो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे निकल गई। ओके, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे निकल गई, ठीक है। इसको बैकवर्ड ट्रेस करा, ये फोकस से आ रही है, ऐसा लग रहा है फोकस से आ रही है। और एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये तो सेम पाथ पे ट्रेस बैक हो जाएगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। जब इसको ट्रेस बैक करोगे यहाँ पे बिहाइंड द मिरर, तो ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आ रही है वापस। ओके, अब यहाँ पे ये जो लाइट रेज है ये एक्चुअल में मीट तो कर नहीं रहे, दे अपीयर टू मीट, तो यहाँ पे आपकी इमेज तो मिल जाएगी आपको, ये मिल गई आपकी इमेज। ये जो इमेज है बिटवीन पोल एंड फोकस बनी है, और ये डिमिनिश्ड है, ऑब्जेक्ट से साइज में छोटी है, और ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इरेक्ट है। लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे, दे अपीयर टू मीट, तो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सिंपली क्या होता है, ये अगर हमें कभी डायग्राम बनाना हो डेफिनेशन के साथ, तो ये तो हो गया आपका इंटरफेस ऑफ द मीडिया टू मीडिया। देखो ये हो गया मीडियम 1, कुछ भी मान लो मीडियम 1, ठीक है, ये हो गया मीडियम 2। अब ये मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच की जो बाउंड्री होती है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। ओके, अब क्या होता है, जो लाइट रे फॉल करती है ऐसे, मान लो ऐसे आ रही है, ओके, अब इस पॉइंट पे ये मीडियम चेंज कर रही है तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। ओके, जस्ट हम कुछ भी रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप नॉर्मल ड्रॉ कर देना, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये देखो ये आपकी लाइट रे आ रही है, तो ये बेंड हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये क्या हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी ऐसे। तो ये तो हो गई आपकी इंसिडेंट रे। ओके, जब ये दूसरे मीडियम में ट्रैवल करी तो स्पीड चेंज की वजह से हम ऐसा मान रहे हैं कि यहाँ पे बेंड हो गई, तो ये क्या हो गया, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ इस केस में। ओके, ये हो गई नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ना नॉर्मल से ही मेजर होगा। ग्लास स्लैब की बात करते हैं। देखो ये है आपका ग्लास स्लैब, व्हाट इज इट, इट इज ग्लास स्लैब, ठीक है। अब देखो ये रे यहाँ आई, इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है,
यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो ताकि दिक्कत नहीं आए। अब क्या है, एयर से ग्लास में रे जा रही है तो रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही है। कैसे जा रही है, रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो स्पीड कम हो जाएगी। ओके, एयर से ग्लास में जा रही है ना, एयर से ग्लास में, तो रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही है, स्पीड कम हो जाएगी, इस वजह से रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बिकॉज ये रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो ताकि दिक्कत नहीं आए एंगल्स बताने में। एक नॉर्मल अच्छे से ड्रॉ कर लो, ठीक है। देखो ये आ गई आपकी बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ पे हमने एक अच्छे से नॉर्मल ड्रॉ कर ली, ठीक है। यूज स्केल ताकि डायग्राम्स नीट एंड क्लीन बने। फाइन, अब लाइट रे जा रही है ग्लास से एयर में, तो यानी कि रेयरर टू डेंसर मीडियम और डेंसर टू रेयरर मीडियम, ग्लास से एयर, तो अभी ये जा रही है डेंसर से रेयरर मीडियम में, ग्लास टू एयर। तो रिफ्रैक्शन जो होगा उसके बाद लाइट रे जो है इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ज़्यादा अवे हो गई है तो आप थोड़ा सा ठीक कर लो ताकि आपका इंसिडेंट रे जब आप ड्रॉ करो, एक्सटेंड करो तो अच्छे से हो जाए। अब अगर अपन इंसिडेंट रे ऐसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो ये जो रे है ये तो इंसिडेंट रे है, ओके। इंसिडेंट रे का ओरिजिनल डायरेक्शन मैंने एक्सटेंड कर दिया डॉटेड लाइन से। ये आपकी कौन सी रे है, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, अच्छे से डिनोट कर देना, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। अब ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे है, ये आपकी कौन सी रे है, इमर्जेंट रे, ठीक है, ये आपकी इमर्जेंट रे है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, इसको आप I1 भी बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल से ही ड्रॉ करना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। इधर इसको R बोल दो, R1 भी बोल सकते हो, योर कॉल। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस 2, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 2, इसको नॉर्मल से ही ड्रॉ करना, ठीक है। और ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, E से भी डिनोट कर सकते हो, R2 से भी डिनोट कर सकते हो, योर कॉल, ठीक है। R1 R2 भी हो सकता है, और यहाँ पे R और यहाँ पे E भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये भी, अब आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बताने को बोल सकते हैं, तो आप ये बताना, ये है, ये शिफ्ट आ गया है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे में, ये हो गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको शो कर देना, ये परपेंडिकुलर होता है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको लेटरल शिफ्ट भी बोला जाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको लेटरल शिफ्ट भी बोला जाता है। इसके अलावा आप लिख सकते हो इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे हियर, ओके। और ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। फाइन, नाउ अब आगे बढ़ते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। जब हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस सबसे पहले तो इस तरह से दिखता है। इसमें आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, ओके। फोकस F1 F2 2F1 2F2। अगर कंफ्यूजन होती है तो इसको C1 या C2 से भी डिनोट कर लेना, याद रख लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी तो उससे पैरेलल रेज आएंगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस लेंस वो ऐसे निकल जाएंगी फोकस से, तो आपकी जो इमेज बनेगी ना वो फोकस F2 पे बनेगी यहाँ पे, ओके। अब रियल एंड इन्वर्टेड होगी बट साइज में बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज्ड होगी। अब देखो यहाँ पे, ओके, आप अगर NCERT से रिलेट करो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे 2 बार ऐसे बेंड दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो ये रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पे एयर टू ग्लास फिर ग्लास टू एयर, तो 2 बार होता है, बट आप सिंपली इस तरह से बना सकते हो। ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर, एक सेकेंड थोड़ा सा सीधा बना देते हैं, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे फोकस 1 फोकस 2, ओके। ये है 2F1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ये है 2F2 सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। अब देखो ये रे ऐसे ही जाएगी पैरेलल, तो ये फोकस से ऐसे निकल जाएगी। एक और रे आएगी पैरेलल, वो ऐसे फोकस से निकल जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप सिंपल एक बेंडिंग दिखाओगे कोई दिक्कत नहीं है, NCERT में इसी तरह से डायग्राम है, ठीक है। इमेज बन गई F2 पे, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड।
मूविंग फर्दर, अब अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में है, यानी कि बियॉन्ड सी, इसको बियॉन्ड c1 या बियॉन्ड 2f1 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को आप ए बी से भी डिनोट करोगे तो भी चलेगा, ओ से डिनोट कर दो, योर कॉल, फाइन। जब रे जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ऐसे फोकस से निकलेगी। जो रे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से वो विदाउट एनी बेंडिंग ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपकी इमेज बनी, ये इमेज बनी है बिटवीन F2 एंड 2F2, या सिंपली F2 एंड C2 से याद रख लो, ठीक है। बिटवीन C एंड F वाला जो केस था कॉन्केव मिरर में वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे F2 एंड C2 और F2 और 2F2 लिखना। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है, ओके। एंड ऑल्सो यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रहे हैं तो रियल एंड इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट से तो साइज में छोटी है तो क्या हुआ, डिमिनिश्ड ना। ऑब्जेक्ट जब प्लेस्ड एट 2f1, जब आपका ऑब्जेक्ट 2f1 पे है, 2f1 यानी कि c1 मान लो, ओके। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट है तो आप इसको ए बी से भी डिनोट कर सकते हो एज आई सेड। अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से ये पैरेलल गया, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से निकल गई रे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी विदाउट एनी बेंडिंग, यहाँ पे 2f2 यानी c2 पे ही बनेगी, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड होगी, सेम इन साइज एज द ऑब्जेक्ट, दोनों की सेम होगी साइज। एक और चीज यहाँ पे ये अच्छे से याद रखना, अगर कंफ्यूजन है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ही डिनोट कर रहे हैं, और इमेज को आप a डैश b डैश इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को a b से डिनोट किया है। नाउ देन अगर आपका ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, देखो इसको c1 भी लिख सकते हो, f1 एंड 2f1 के बीच में है, उस केस में जो आपकी रे जा रही है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से निकलेगी, एंड द रे विच इज गोइंग थ्रू सेंटर ऑप्टिकल सेंटर वो बिना किसी डेविएशन के निकल जाएगी। कहाँ मिल रही है, बियॉन्ड C2 और बियॉन्ड 2f2, ओके। उसके अलावा रियल एंड इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ी है। नेक्स्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है उस केस में इमेज इन्फिनिटी पे होगी। देखो ये रह गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ऐसे निकल गई फोकस से, देन ये ऐसे निकल गई ऑप्टिकल सेंटर से बिना बेंड हुए, तो ये यहाँ पे तो पैरेलल रेज हैं, सो दे आर नॉट गोइंग टू मीट हियर, दे आर नॉट गोइंग टू मीट हियर। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि अगर ये मीट करती हैं तो दे विल मीट एट इन्फिनिटी। हम ऐसा मानते हैं कि ये रेज जो पैरेलल हैं, अगर पैरेलल रेज कभी मिलती है तो वो इन्फिनिटी पे होगा, तो इमेज कहाँ बनेगी, फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। रियल एंड इन्वर्टेड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, रियल और इन्वर्टेड होंगी क्योंकि वो एक्चुअल में ही इंटरसेक्ट करेंगी, जब इंटरसेक्ट करेंगी हाईली एनलार्ज्ड। नाउ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O एंड F1, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O एंड F1 यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, ओके। उस केस में आपकी रे जो पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस F2 से निकल जाएगी दूसरे साइड ऑब्वियसली। एक रे जो पैरेलल यू कैन से नॉट पैरेलल, ऑप्टिकल सेंटर से निकली हो बिना किसी बेंडिंग के ऐसे निकल जाएगी, ओके। तो इनको जब ट्रेस करोगे बैकवर्ड्स, बिकॉज यहाँ तो डाइवर्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इस साइड तो नहीं मिलेंगे, जब इनको ट्रेस करोगे बैकवर्ड्स आपको इमेज बन जाएगी, मिल जाएगी यहाँ पे इस साइड जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं के वहीं, तो फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, ओके। क्योंकि ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से तो इरेक्ट, वर्चुअल बिकॉज लाइट रेज एक्चुअल में मीट तो कर नहीं रहे तो वर्चुअल, यू कैन नॉट टेक इट ऑन स्क्रीन, ओके। इसको अच्छे से याद रखना, एनसीईआरटी में ऐसे 2 बार बेंडिंग नहीं दिखा रखी है तो आप उसी हिसाब से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिखा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये हो गया आपका F1 2F1, राइट, ये हो गया इस साइड F2 2F2, ओके ना। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन O एंड F1 है, एक रह गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे फोकस से निकल गई। एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गई है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इस तरह से बिना किसी बेंडिंग के निकल गई। ये यहाँ तो मीट करेंगे नहीं, देखो ये यहाँ मीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा बैकवर्ड्स आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से, एज आई सेड यूज स्केल, बेटर बनेगी आपकी रे डायग्राम्स, नीट एंड क्लीन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब इनको ट्रेस बैक करोगे, करते जाओ, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आपकी इमेज बनेगी, एंड दिस इमेज एज यू कैन सी इज वर्चुअल एंड इरेक्ट और काफ़ी बड़ी है ऑब्जेक्ट से,
ठीक है, तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को ए बी नाम दिया है तो उसको ए डैश बी डैश ऐसे नाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब अपन यहाँ पे टेबल है जो आपको गो थ्रू करना चाहिए कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज F2 हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज रियल एंड इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट 2F1 पे तो इमेज F2 एंड 2F2 डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 है तो इमेज कहाँ है बिटवीन F2 एंड 2F2 डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट 2F1 पे है तो इमेज 2F2 पे बनेगी सेम साइज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नेक्स्ट 3 केसेस, अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1 है यानी F1 एंड C1 तो बियॉन्ड 2F1 बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आपकी इमेज बनेगी एनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड, एट F1 है तो इन्फिनिटी पे बनेगी हाईली एनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड, और ये तो अलग सा केस है ही सही, जब आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस F1 के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट बनेगी, एनलार्ज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, इसको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस की बात करते हैं। कॉन्केव लेंस इस तरह से दिखता है, किस तरह से दिखता है, इस तरह से। ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब आपका ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, इस साइड F1 2F1 लिख लो, इस साइड F2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लो 2F2। अब अगर आपको ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उस केस में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, पैरेलल रेज आएंगी उससे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ऐसे जाएंगी और ऐसे लगेगा वो फोकस से आ रही है। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी वो ऐसे ही जाएंगी और ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है, तो आपकी जो इमेज है ना वो फोकस F1 पे बन जाएंगी। कहाँ बन जाएगी, फोकस F1 पे, बट एज यू कैन सी ये इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज्ड। ठीक है, तो एट इन्फिनिटी होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगी एट F1 हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ अब अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से है, देखो फर्स्ट केस तो हमने ड्रॉ कर ही लिया, ये आपका कॉन्केव लेंस हो गया, ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया F1 2F1, इस साइड ले लो F2 F2 2F2। ठीक है, नाउ अब अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर है, कहीं भी यहाँ पे कहीं भी है, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर यानी इस साइड कहीं भी रख दो, इस साइड कहीं भी रख दो आपके ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो एक रे तो गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से मूव करेगी, ऐसा लगेगा, नॉट एक्चुअली मूव करेगी, ऐसा लगेगा कि भाई वो फोकस से आ रही है जब इसको ट्रेस बैक कर दोगे इस तरह से। और एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो तो ऐसे बिना किसी डेविएशन के निकल जाएगी। ठीक है, तो आपकी रे एक्चुअल में मीट का कर रही है, देखो ये ऐसे बिना किसी डेविएशन के निकल गई, तो ये रेस कहाँ मीट कर रही है, यहाँ पे, तो आपकी इमेज बनी यहाँ पे। अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो इमेज को ए डैश बी डैश बोल दो, और आपकी इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन O एंड F1 सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी इसी साइड है, डिमिनिश्ड है, साइज में छोटी है और वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, नाउ ह्यूमन आई का डायग्राम हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए ताकि इन केस इट इज आस्क्ड तो हमें पता हो। ठीक है, तो देखो ये ह्यूमन आई का आपका NCERT से ही लिया हुआ डायग्राम है। सी यहाँ पे ये आपका कॉर्निया, सी ढंग से देखना, ये तो ये प्रोटेक्टिव लेयर, यहाँ पे कॉर्निया आ जाता है। ठीक है, कॉर्निया के बाद यहाँ पे बिटवीन कॉर्निया एंड दिस पर्टिकुलर लेंस ये हो गया आपका ये वाला, यहाँ पे लिक्विड फिल्ड होता है, इस स्पेस को हम बोल देते हैं एक्वस ह्यूमर। ये रहा आपका लेंस। ठीक है, इस लेंस को होल्ड कर रखा है सीलियरी मसल्स ने यहाँ पे। ठीक है, फाइन। यहाँ पे आपका आइरिस है, ये जो डार्क कलर्ड मेम्ब्रेन आपको दिखी ये आइरिस है, बीच में आइरिस के ये छोटा सा होल है, इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, एक्वस ह्यूमर हो गया, लेंस हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ो, सीलियरी मसल्स भी हमने देख ली, ये लेंस को होल्ड कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो यहाँ पे ये जो लिक्विड फिल्ड है इस स्पेस में, यहाँ पे इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, इस पर्टिकुलर पार्ट को। ये रेटिना है जो एज अ स्क्रीन वर्क करता है, ये रेटिना हो गया। ये हो गया आपकी ऑप्टिक नर्व जो सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाती है। ठीक है, इसको याद रखना। ओके, और यहाँ पे कहीं पे आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है। ठीक है ना, मायोपिया। अब आगे बात करते हैं मायोपिया की। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की डायग्राम्स विद करेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये NCERT का लिया हुआ डायग्राम है, इसको हम एक बार बना लेते हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली
इट इज़ वर्किंग, मतलब कैसे काम करता है ये सब, ठीक है। तो देखो, अगर नॉर्मल आई की बात करूँ, मायोपिया सबसे पहले तो आपको पता है इसमें दूर का नहीं दिखता है, नियर साइटेडनेस है। नियर साइटेडनेस है तो यानी फार पॉइंट का दिक्कत है, ठीक है, मतलब दूर का अच्छे से नहीं दिखता। फार पॉइंट नॉर्मल आई का, अगर मैं नॉर्मल आई की बात करूँ, पहले नॉर्मल आई का थोड़ा समझ ले, तभी तो हमें मायोपिक आई का समझ में आएगा। नॉर्मल आई में ओके, फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी। तो ये जो आपकी आई है, ये थोड़ा सा इस तरह से बनाना है, ऐसे थोड़ा सा सर्कल बना लेना, एक हल्का सा बल्ज दिखा देना यहाँ पे, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आपका लेंस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे, तो वो वहां से रेज ऐसे अच्छे से आएंगी और लेंस से कॉन्वर्ज होके इधर बन जाएंगी, रेटिना पे फॉर्म कर देगी इमेज, तो आपको इमेज क्लियर दिख जाएगी। ये तो हो गई नॉर्मल आई। अब यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल यू कैन से मायोपिक आई में, तो फार पॉइंट थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, फार पॉइंट थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब पास में आ जाता है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है ना, वो दिखता नहीं है। तो देखो, अगर मैं मायोपिक आई की बात करूं, ओके, तो करते हैं मायोपिक आई की बात। अब देखो, मायोपिक आई में ये हो गई आपकी आई, ठीक है। अब क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर ये जो फार पॉइंट है मायोपिक आई का, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, ये क्या है, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, इसकी बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो आराम से ऐसे रेज जाएंगी और कॉन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, जहां पे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रेज उस, अगर ऑब्जेक्ट उधर रखा है तो आराम से जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी रेटिना पे, तो दिख जाएगा क्लियर। मान लो अब इस केस में ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे, बट आई मायोपिक ही है, आई तो मायोपिक ही है तो मायोपिक। तो देखो, अब ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे, तो उससे ऐसे रेज तो आएंगी ना, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे बट आई मायोपिक है, मायोपिक आई, तो उससे रेज तो आएंगी, ठीक है, उससे रेज तो आएंगी, बट वो बिफोर द रेटिना ही कन्वर्ज हो जाएंगी, ओके, बिफोर द रेटिना ही कन्वर्ज हो जाएंगी। तो ये हो गया आपका मायोपिक आई का डायग्राम, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। अब इसको करेक्ट तो करना पड़ेगा, इसका जो फार पॉइंट है ना, वो यहाँ पे कहीं पे, इसको आप चाहो तो ओ बोल लो, ओ डैश बोलो, योर कॉल, बट यहाँ पे है फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। बट जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वो नहीं बना पाती रेटिना पे इमेज, ओके, पहले ही कन्वर्ज कर देती है लाइट रेज को यहाँ पे, एज यू कैन सी, ठीक है। अब मान लो आपने लेंस यूज कर लिया कॉन्केव लेंस, तो क्या होगा, ये आपकी मायोपिक आई की ही बात कर रहे हैं हम, उसका करेक्शन देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं, करेक्शन। तो यहाँ पे आपका लेंस तो है ही सही, यहाँ पे आपने कॉन्केव लेंस को यूज कर लिया है ताकि आपका काम बन जाए, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट तो अभी भी इन्फिनिटी पे ही है, ठीक है, रेस तो आ रही है इन्फिनिटी से, ओके, रेस तो आ रही है इन्फिनिटी पे, फाइन। अब क्या होता है, ये इनको थोड़ा सा इस तरह से करता है, ये डाइवर्ट तो करता ही है, ठीक है, ये आ रही है रेज इन्फिनिटी से, ये थोड़ा सा इस तरह से कर देता है, ये डाइवर्ज करी, ओके। अब ये जो हमने हल्का सा डाइवर्जेंस दिखाया, इसको अगर अपन पीछे ड्रॉ करेंगे ना, तो ये यहाँ पे कहीं पे आपकी इमेज बना देता है फार पॉइंट पे, ये आपका फार पॉइंट है ना, तो ये फार पॉइंट पे इमेज बना देता है मायोपिक आई के फार पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। और फिर जब यहाँ से रेज निकल रही होती हैं तो इस लेंस को लगता है कि भाई रेज तो फार पॉइंट अपने ओरिजिनल मायोपिक आई वाले फार पॉइंट से आ रही है, तो ये उसको फिर रेटिना पे कॉन्वर्ट कर देती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आपके एनसीईआरटी में भी इसी तरह से गिवन है। देखो, ये रेज आई पैरेलल, ओके, ये आपका कॉन्केव लेंस, इसने इस तरह से इनको डाइवर्ट किया कि जब आपने ट्रेस बैक किया पीछे तो ऐसा लग रहा है इस लेंस को कि भाई ये तो इधर से आ रही है, और फिर ये इनको यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इस तरह से आपको इसको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। मूविंग फर्दर, हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया ऑब्वियसली अगर आप नॉर्मल आई की बात करोगे, नॉट हाइपरमेट्रोपिया, नॉर्मल आई, नॉर्मल आई में तो इसी तरह से होगा कि भाई आपकी रेज नॉर्मल आई में नियर पॉइंट से आ रही है, ये आपका नियर पॉइंट है नॉर्मल 25 सेंटीमीटर, ऐसे रेज आई और ऐसे कॉन्वर्ज हो गई, ठीक है।
3 बीच की सेंटर रे भी बना लोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये डायग्राम में गिवन है तो यू कैन ड्रॉ, ऑब्वियसली बिना किसी बेंडिंग के निकल जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है। तो ये तो आपका नियर पॉइंट हो गया नॉर्मल आई का, ओके। ये 25 सेंटीमीटर अराउंड होगा, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, ओके। अब अपन नियर पॉइंट किसका ले रहे हैं, हाइपरमेट्रोपिक आई का, वो थोड़ा सा दूर होता है, ओके। हाइपरमेट्रोपिक आई। अगर अपन बात करें नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, सो सी हियर, ये जो है ये हमने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका फाइन। नाउ अब इसकी बात करते हैं, तो देखो ये तो हो गया आपका जो ओरिजिनल नियर पॉइंट था, बट ये हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट यहाँ पे है, तो आप इसको ऐसे डिनोट भी कर दो कि भैया नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। फिर यहाँ से जो अब अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो रेज जाएंगी ना, वो आराम से, ओके, ऐसे आराम से ऐसे निकल के, सॉरी, ऐसे निकल के पूरा यहाँ कॉन्वर्ज हो जाएंगी रेटिना पे। तो यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। बट अगर मेरे को ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखना है तो उस केस में क्या होता है, अगर मैं हाइपरमेट्रोपिक आई की ही बात करूँ तो उस केस में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है उस केस में, ये यहाँ पे रखा है आपका ऑब्जेक्ट, हाइपरमेट्रोपिक आई, तो वो क्या करती है, ऐसी रेज निकालेगी, ओके। यहाँ पे ऐसी रेज कॉन्वर्ज करती है बिहाइंड द रेटिना, ये यहाँ कॉन्वर्ज कर देती है बिहाइंड द रेटिना, तो हमें ब्लर इमेज दिखती है। अब इसका करेक्शन क्या है, इसका करेक्शन ये है कि आप यहाँ पे ऐसे आई लो, ठीक है। यहाँ पे ये तो आपकी आई तो बनी गई, एक कॉन्वेक्स लेंस और लगा दो, तो इससे क्या है थोड़ा आगे कन्वर्ज हो जाएगी, रेटिना पे कन्वर्ज हो जाएगी, ओके। तो ये तो आपका ऑब्जेक्ट यहीं रखा है नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर ही है, ओके। और नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, ओके, वो तो यहाँ पे होता है तब दिक्कत होती है, हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए यहाँ पे है तो वो इजीली कर पा रहा है, यहाँ पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट यही है तो ये क्या करेगा उस ऑब्जेक्ट के लिए, ओके, ये ऐसे गया। अब क्या होता है, ये इसकी हेल्प से, ओके, इस तरह से इसको रखता है कि आपका क्या होता है, इसको लगता है कि इमेज यहाँ है, आपकी जो नॉर्मल आई है ना, उसको लगता है कि भाई इमेज उसकी नियर पॉइंट, डिफेक्टेड नियर पॉइंट पे है, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये ऐसे गया, फाइन। तो इसको तो ऐसे ही लगा कि भाई जो ये यहाँ पे आपके इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई, ठीक है। तो आपके जो आई है उसके लेंस को तो ऐसा लगा कि भाई ये रेज तो वहीं से आ रही है, ठीक है, ये रेज कहाँ से आ रही है, वहीं से। तो इसको इसने उनको फिर ऐसे कॉन्वर्ज कर दिया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ऐसे कॉन्वर्ज कर दिया रेटिना, ठीक है। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा, एक बार और देख लो इस डायग्राम को ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ये करेक्शन में ही आती है ज़्यादातर दिक्कत। तो देखो ये है आपकी आई, ये है आपकी आई, फाइन, ये आपका लेंस बन गया आई का, आपने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, ठीक है। ये आपका जो है एक्चुअल नियर पॉइंट है, यहीं पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, फाइन। यहाँ से रेज निकली, ओके, यहाँ से रेज निकली, इसको ऐसा लगा, ओके, ये रेज जब इधर भी तो निकलेंगी, ओके, इधर भी निकलेंगे, ठीक है। इसको ऐसा लगेगा कि ये जो रेज है ना ये इस पॉइंट से आ रही है, इधर जो अपना एक्चुअल में नियर पॉइंट है ना इधर से ही आ रही है, डिफेक्टेड वाला। इसको थोड़ा इसी तरह से बनाओ कि इधर से ऐसा लगे कि यहीं से आ रही है, ठीक है। और इसको ऐसा लगेगा बट एक्चुअल में यहाँ से नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इमेज बन गई है एक्चुअली अपन ने जो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया उसकी वजह से। और फिर उनको जब वो यहाँ ड्रॉ करे, ये जो लेंस है वो उनको यहाँ कॉन्वर्ट कर देगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी, ये लेंस बना पाएगा, क्यों, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस। यही डायग्राम गिवन है आपकी एनसीईआरटी में, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना, स्केल से बनाओगे बेटर बनेगा, ठीक है ना। मूविंग फर्दर,
ये प्रिज्म का डायग्राम है, आपके एक प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ दिया हुआ है उसमें है। तो याद रखना प्रिज्म से ऐसी रे जाती है, ठीक है, फाइन। यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है तो एक नॉर्मल ड्रॉ कर ली, ये देखो, ठीक है। अब वो टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी बिकॉज एयर टू ग्लास जा रही है। फिर यहाँ पे फिर रिफ्रैक्शन होगा, अगेन एक नॉर्मल ड्रॉ कर ली। अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी बिकॉज ये ग्लास टू एयर जा रहा है, ठीक है। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये ऐसे इमर्जेंट रे निकल गई, ठीक है। नॉर्मल से देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ओके। अगेन ये भी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ही रहेगा नॉर्मल से, I2 मान लो, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, ये इंसिडेंट रे है, ये वाली इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। और अगर अपन इंसिडेंट रे को थोड़ा एक्सटेंड कर दें और ये इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें तो इतना डेविएशन आया, यहाँ से जाते जाते यहाँ निकल गई, तो इसको बोल देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डी, ओके। नाउ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट की बात करें तो प्रिज्म में ये व्हाइट लाइट ऐसे जा रही थी, ठीक है, क्योंकि डिस्पर्जन हो गया, 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, तो जब तक बाहर आई तो वो इस तरह से, आप इस तरह से एरोज दिखा के इसको, इन कलर्स को दिखा सकते हो, तो वो इस तरह से 7 कलर्स विबग्योर, ओके, विबग्योर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। यहाँ से VIBGYOR 7 रेज ऐसे दिखाना, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हमारा NCERT का डायग्राम है, हमने ये ऐसे 1 2 ऐसे करके सारे एरोज अच्छे से प्रॉपरली शो करना, ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका ये रहा प्रिज्म, ये आपकी वाइट लाइट ऐसे जाएगी, इसका ओरिजिनल डायरेक्शन तो ये था, बट ये ऐसे यहाँ पे डिस्पर्स होगी, ओके। एंड व्हेन इट विल गेट डिस्पर्स्ड, ये इस तरह से 7 लाइट रेज में डिस्पर्स हो जाएगी। किस तरह से, इस तरह से 7 लाइट रे में हम इसको डिस्पर्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका वॉयलेट आएगा, यहाँ पे रेड आएगा। इफ़ यू वांट इनको 7 कलर्स में ऐसे अच्छे से दिखा सकते हो, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, अदरवाइज डिस्पर्जन हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे अब हम रेनबो फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका जो लाइट रे ऐसे आती है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता जाता है, यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और ऐसे आप 2 रेज यहाँ पे ऐसे बाहर निकलते हुए रिफ्रैक्शन के थ्रू दिखा दो, तो इसमें क्या होता है, आपका डिस्पर्जन भी हो जाता है, 7 कलर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको दिखा सकते हो। देन हमारे पास ये स्कीमेटिक डायग्राम है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग सेल, इलेक्ट्रिक रजिस्टर, एमीटर, वोल्ट मीटर, प्लग की। तो अगर हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो देखो यहाँ पे सर्किट डायग्राम में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप प्रॉपरली सारे चीज़ें यूज़ करो, ओके। तो अब अगर मैं इसको बनाऊँ तो यहाँ पे क्या है, एक रजिस्टर कनेक्ट कर दो, इसमें बोला है जो जो लिखा है वो कनेक्ट कर दो, रजिस्टर डन। देन सेल भी कनेक्ट करेंगे, ये हो गया आपका सेल कनेक्ट, ओके। देन एमीटर, अब देखो करंट जो आ रहा है वो एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है, प्लस, ओके। एक और चीज़, सेल का प्लस और एमीटर का प्लस एक साथ कनेक्टेड होने चाहिए, मतलब एक ही साइड, ओके। नाउ देन वोल्ट मीटर तो आप हमेशा पैरेलल टू द रजिस्टर ही कनेक्ट करोगे जहाँ का वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो इसके प्लस से इसका प्लस इसी साइड होना चाहिए, ठीक है। देन ये इसका प्लस है। देन प्लग की, यहाँ पे एक प्लग की लगा दो, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, ये आपने दिखा दिया। तो इसमें सेल दिखा दिया, इसमें इलेक्ट्रिक रजिस्टर दिखा दिया हमने, एमीटर दिखा दिया एंड वोल्ट मीटर दिखा दिया, प्लग की दिखा दी, ठीक है। बस ये याद रखना कि सेल के प्लस से वोल्ट मीटर और एमीटर का प्लस होना चाहिए और सेल के माइनस की तरफ वोल्ट मीटर और एमीटर का माइनस होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, VI ग्राफ सिंपल सा है, ओके। VI ग्राफ अपन कैसे बनाते हैं, ये आपका VI ग्राफ है, ओके। तो V इस साइड होगा और I इस साइड होगा, इधर आपका Y एक्सिस देगा, इधर आपका X एक्सिस देगा। तो VI ग्राफ में ये आपका V आपका Y एक्सिस होगा, I आपका X एक्सिस होगा, और VI ग्राफ हमेशा इस तरह से होगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू X एक्सिस, और ये आपका रेजिस्टेंस दिखाएगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये आपका रेजिस्टेंस देता है, ठीक है, यू शुड नो दिस। ये जो ग्राफ है व्हाट डज इट गिव यू, इट गिव्स यू रेजिस्टेंस, ओके। नाउ
रेजिस्टर्स इन सीरीज, जब भी आपके सीरीज के रेजिस्टर्स होंगे वो इस तरह से कनेक्टेड होंगे, एज यू कैन सी वो इस तरह से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। एक कॉमन पॉइंट और एक अलग पॉइंट, अगेन एक कॉमन पॉइंट, और इन दोनों रेजिस्टर्स का ये हो गए अलग अलग वाले पॉइंट। तो ये हो गए आपके रेजिस्टर्स इन सीरीज। अब यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर दो या बैटरी कनेक्ट कर दो, की कनेक्ट कर दो, ठीक है। इफ़ यू वांट यहाँ पे एमीटर भी कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर सकते हो, डिपेंड्स, ओके। तो जितना आस्क किया जाए। तो ये रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, रजिस्टर्स इन पैरेलल, जब भी आपके रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे वो कुछ इस तरह से दिखेंगे, फाइन, एक सेकेंड, ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। जब भी रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे वो इस तरह से दिखेंगे, याद रखना, ठीक है। सेल कनेक्ट कर दो या बैटरी कनेक्ट कर दो, देन इफ़ यू वांट यहाँ पे एक वोल्ट मीटर आप कनेक्ट कर सकते हो, एंड ऑल्सो आप यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट कर सकते हो, और एक हमारा स्विच हो जाएगा कनेक्ट, ठीक है। इसमें याद रखना प्लस प्लस एक साइड होना चाहिए, ओके, माइनस माइनस वोल्ट मीटर और एमीटर का, मतलब बैटरी के एक साइड होना चाहिए। तो बैटरी का प्लस ये रहा तो वोल्ट मीटर का प्लस ये है, माइनस इधर होगा। बैटरी का नेगेटिव ये है तो एमीटर का नेगेटिव हियर और प्लस उस साइड होगा, ठीक है ना। अब एक और चीज़ यहाँ पे, इट वुड बी ग्रेट अगर आप R1, R2, R3 इस तरह से डिनोट भी करते ना। बार मैग्नेट की बात करते हैं। बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो इस तरह से होती हैं, नॉर्थ साउथ। वो नॉर्थ से ऐसे बाहर जा रही होती है, साउथ में एंटर हो रही होती है, और अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती है इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और ये इसी तरह से प्रॉपरली ड्रॉ करना है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ एंड अंदर साउथ टू नॉर्थ, थोड़ा सा ऐसे दिखा सकते हो क्योंकि ये इट विल गो ऑन लाइक दिस, और साउथ से एंटर कर रहे हैं, ठीक है, फाइन। नाउ अब अगर हम यहाँ पे एक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड की, जब आपका जो वायर है वो स्ट्रेट लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, आप ऐसे बोल दो, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो उसमें अगर अपन ने ऐसे कार्डबोर्ड लगा दिया तो जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है वो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी, ओके। एक पॉइंट पकड़ लो, उसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी इस तरह से। अगर करंट ऐसा है तो वो ऐसे होंगी, तो आप ऐसे एरो भी शो कर दो, राइट हैंड थंब रूल से ऐसे निकाल सकते हो, तो आप उनका ऐसे एरो भी शो कर दो, ठीक है। और सर्किट शो करने के लिए प्रॉपरली सेल, एमीटर हम और की ऐसे डिनोट कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टाट, ताकि रेजिस्टेंस करंट मतलब रेजिस्टेंस चेंज करके हम करंट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं ना। अब राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल अगर हमें दिखाना हो, आपसे हैंड नहीं बन रहा हो, तो एटलीस्ट ये वायर का डायरेक्शन यानी करंट का डायरेक्शन, और इसमें कैसे जाएगा, इस तरह से, तो ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर दो, ओके, एंड इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, और डिनोट करो कि भाई ये करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपका डिनोट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग लूप, इसकी बात करें तो सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे हमने एक सर्किट का सेटअप दिखा दिया कि यहाँ पे हमने माइनस और प्लस, यानी कि यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है। फिर ये जो लूप है ये कुछ इस तरह से बनेगा, देखो इस तरह से, फाइन। ये हमने लूप बना दिया और यहीं से हमने टर्मिनल्स कनेक्ट करें, माइनस प्लस। अब हर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाओ, ठीक है। तो इट वुड बी ग्रेट अगर आप इतना भी शो कर दोगे, ओके। जैसे ये नॉर्थ साउथ से तो फील्ड्स एंटर करती हैं, साउथ से फील्ड एंटर करती है, नॉर्थ से बाहर निकलती है, और बस उसी हिसाब से आपको हर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे डिनोट करना। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डन। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड ऐसे दिखता है, ठीक है। ये हो गया सोलेनॉइड। इसमें सिंपल से हमने क्या करा है, एक बैटरी कनेक्ट कर दो और एक स्विच कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये तो हो गया सोलेनॉइड। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें इस तरह से अंदर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिखानी है, इस तरह से, ओके। ज़्यादा मत बनाना, डायग्राम बहुत मैसी हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। ये आपका प्लस है, माइनस है, तो करंट इधर फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। याद रखना ये जो है नॉर्थ, इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ में एंटर करती है,
प्लस साइड जिधर है उधर साउथ लिख देना, नॉर्थ उधर की साइड लिख देना। एक और बना दो लाइक दिस, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में एंटर कर रही है लाइक दिस, नॉर्थ से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ में एंटर कर रही है। ठीक है, जिस साइड प्लस हो बैटरी का उस साइड साउथ लिख देना, उसके ऑपोजिट साइड नॉर्थ हो गया, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलनी चाहिए, साउथ में एंटर करनी चाहिए। ओके, और फिर उसके बाद हम एक थोड़ा सा ऐसे रेज भी बना सकते हैं। जितना आप पेंसिल और स्केल का यूज़ करोगे उतना क्लियर बनेगा। ठीक है, और यहाँ से ओके एक बार और बनाते हैं इस डायग्राम को, थोड़ा और क्लियर हो जाए ताकि हमको देखो ये हो गया आपका सोलेनॉइड। थोड़ा सा लूप्स मैंने बड़े बना दिए ताकि मेरा डायग्राम अच्छा बन जाए। नाउ सी, यहाँ पे हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये बैटरी कनेक्ट कर दी। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या बनाया, ऐसे इस तरह से, इस साइड भी क्लोज लूप्स होने चाहिए, इस साइड भी और इस साइड भी। ठीक है, अगेन एक और बना दो, ज़्यादा मत बनाना एज अ सेड, दिक्कत आएगी। ओके, और एक इस साइड भी बना दो। ओके, एक एक दो दो लाइन एक्स्ट्रा खींच दो। ठीक है, ताकि हमारा डायग्राम दिखे कि भाई इस साइड साउथ में ऐसे एंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, साउथ में तो एंटर कर रही है और नॉर्थ से ऐसे बाहर निकल रही है। ओके, नॉर्थ से बाहर निकल रही है, एरोज इसी तरह से होने चाहिए। ओके, साउथ में एंटर करना, नॉर्थ से बाहर निकलना। ठीक है, साउथ में एंटर करना, नॉर्थ से बाहर निकलना। पॉजिटिव टर्मिनल की साइड साउथ है, नेगेटिव टर्मिनल की साइड नॉर्थ है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, करंट का डायरेक्शन ऑल्सो शो इट। फाइन, तो जितना अच्छा स्केल से बनाओगे उतना क्लियर डायग्राम बनेगा। ठीक है ना, मूविंग फर्दर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हैंड नहीं बन रहा है तो एरोज से शो कर देना। ओके, और आप शो करना फिर कौन सी फिंगर है। ओके, द फर्स्ट फिंगर हियर, फोर फिंगर फील्ड दिखा रहा है, सेंट्रल फिंगर करंट, थंब मोशन। ओके, यानी फोर्स। देन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स भी हमारा एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे एज यू कैन सी, यहाँ पे अर्थ वायर है, लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है। ठीक है, तीन वायर्स है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। फ्यूज के, ये रहा आपका फ्यूज, ऐसे एक हमने फ्यूज का बोर्ड लगा रखा है। अब ये जा रहे हैं आपके मीटर में। ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। फाइन, अब ये जो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है, इनको ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर दो और उनके बीच में एज मैनी सर्किट्स यू वांट हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक थर्ड टर्मिनल जो है उससे हमने एक और वायर ऐड कर रखा है, अर्थ वायर को उधर से ऐड करो यहाँ से। ठीक है, और ये आपको दिया जा सकता है और कुछ अपनी तरफ से वो बोल सकते हैं फैन और ये सब लगाओ, तो वो यहाँ लगाना। ठीक है, इन बिटवीन दीज लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट, क्योंकि लाइव वायर होता है 220 वोल्ट का, न्यूट्रल वायर होता है 0 वोल्ट का। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू। आई होप सबको डायग्राम समझ में आए, अच्छे से प्रैक्टिस करें।